नमस्कार दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीसैट के लेक्चर में ज़रूरी नहीं है कि एक वीडियो में एक ही टॉपिक कवर किया जाए, एक से ज़्यादा भी टॉपिक्स हो सकते हैं। और आज ऐसा ही है। हम इस वीडियो में आज 3 टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान भी हैं। लेकिन इनमें जो बातें हैं ध्यान में रखने वाली, अगर हम उन्हें ध्यान में नहीं रखते तो ये आसान क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं या फिर मजबूरी में छोड़ने पड़ते हैं। इसीलिए आप इनको अच्छे से तैयार करिए। आज हम ये 3 टॉपिक्स पढ़ रहे हैं: पासा, डाइस, कोडिंग डिकोडिंग और डायरेक्शन। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब आप मेरे साथ सीसैट पढ़ रहे हैं तो आप ये मान कर चलिए कि आप अपने दोस्त से डिस्कशन कर रहे हैं। हम मिलकर एंजॉय करें इसको। हम ऐसे ज़बरदस्ती का सीरियस माहौल ना बनाएं जिससे छोटी छोटी चीज़ें भी मुश्किल हो जाएं। ऐसा हो रहा है। जैसा माहौल बना है सीसैट को लेकर, एक तो इसकी वजह से हम पढ़ना नहीं चाहते। दिमाग बहुत सारे बहाने बनाता है कि अरे बाद में पढ़ लेंगे, जब एग्ज़ाम करीब आएगा तब पढ़ लेंगे। लेकिन असल बात यह है कि हम अंदर से डरे हुए हैं, हमारा मन उधर जा ही नहीं रहा। एक ये चीज़ हो रही है। और जैसे तैसे बांध के घसीट के खुद को लेके आ रहे हैं टॉपिक पे, पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो इस माहौल की वजह से, इस गंभीरता की वजह से छोटी छोटी चीज़ें भी कठिन लगने लगती हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप मेरे साथ जब पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर टीचर स्टूडेंट वाला मामला ना हो, दोस्ती का मामला हो। डिस्कशन चल रहा है, मैं अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो दोस्त, इसको ऐसे समझा जा सकता है, ऐसे ये नियम यहाँ पे लागू होगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी, ऐसे ही तो हल करना है। इस तरीके से जब हम करेंगे ना, तब आप देखेंगे कि ये पेपर कितना एंजॉय करने लायक है, कितना इसमें मज़ा आ रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आप ऐसे ही लेके चलिए। मैं इसी रूप में बात करूंगा आपसे कि एक मित्र के साथ, एक दोस्त के साथ डिस्कशन कर रहा हूं और उसी तरीके से मैं समझाऊंगा भी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है पासा, जिसको हम अंग्रेजी में डाइस कहते हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और ठीक ठाक प्रश्न आते हैं। इस क्वेश्चन की ये जो टॉपिक है ना, इसकी ख़ास बात यह है कि अगर आपको इसके नियम पता हैं तो आप कुछ ही सेकंड्स में प्रश्नों को हल कर लेते हैं। लेकिन अगर नहीं पता है तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आप क्वेश्चन को छोड़ेंगे या फिर उसे गलत करेंगे। यहाँ पे तुक्का लगा के क्वेश्चन का आंसर खोजना नामुमकिन है। कहीं गलती से कभी सही हो गया तो वो अलग बात है, लेकिन गलत होने की संभावना ज़्यादा है। इसीलिए इसके नियमों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सीधा पॉइंट पे आते हैं। आपको पता है ये ऐसी जो आकृति होती है इसको पासा बोलते हैं। जो लोग, कुछ लोग लूडो देखते हैं तो उसमें भी ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा ही बना होता है, तो इस पे बात नहीं करते, मान लेते हैं कि ये बस ऐसे ही है। और इसके बाद जो दूसरी स्लाइड है ये वाली, यहाँ भी कुछ खास नहीं है, ये बस ऐसे ही मान के चलिए कि ये विज्ञापन आ गया बीच में। ठीक है, ये बस ऐसे कहने के लिए ही है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। बस सीरियल नंबर में 1 2 लिख दिया गया है, समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ लिखा गया है मानक पासा, जो आप लूडो वाला वो जो पासा देखते हैं, मानक पासा जो होता है ना, उसमें ये होता है कि उसके मतलब अंकों का योग 7 होता है जो विपरीत होते हैं, एक दूसरे के उल्टे पक्ष पे जो लिखे होते हैं वो 7 हो। जैसे 6 के उल्टा 1 होगा, 1 के उल्टा 6 होगा, इनको जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 5 जहाँ लिखा है उसके विपरीत फलक पर 2 होता है। ये सब बेसिक बातें हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, बस जानकारी रहे ना तो कहीं कहीं पे काम आ सकता है। ऐसे ही कोई साधारण पासा हो, उसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ है, तो उसके जो नज़दीकी फलक हैं, जैसे सामने सामने जो दिख रहा है इसको नज़दीकी फलक हम कहते हैं, वो उनमें से किसी को जोड़ेंगे, किसी एक को भी जोड़ दें। मान लेते हैं यहाँ पर 3 होता तो 4 और 3 7 हो जाते, तो वो उनका योग 7 होता है। ये बेसिक बात है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। अब सीधे हम वो चीज़ें देखते हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं। पासा वाले प्रश्न आप जब देखेंगे, आपको ये पता है कि जब पासे को आप देखते हैं तो एक साइड से 3 ही पक्ष दिखाई देंगे। ठीक है, वो आप क्वेश्चंस भी देखते हैं तो आपको पता है कि 3 पक्ष दिखाई देते हैं। इस तरह से बना हुआ है एक चित्र और यहाँ पे एक नियम लिखा है। नियम क्या है? एक तरफ से देखने पर जो 3 पक्ष या अंक दिखते हैं एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं हो सकते। कॉमन सेंस की बात है, लेकिन हम भूल जाते हैं। ये छोटी सी बात है लेकिन इसे हम भूल जाते हैं, अप्लाई नहीं करते। बड़ी ही खूबसूरत चीज़ है, इसे हम अप्लाई नहीं कर पाते।
सीधी सी बात है, ये बात ध्यान रखिएगा कि जो सामने सामने दिख रहा है वो उल्टा नहीं हो सकता। यानी कि अगर मैं इसी पे क्वेश्चन बनाऊं तो आप क्वेश्चन में एलिमिनेट कर सकते हैं इस नियम के आधार पे कि एक के विपरीत दो तो कतई नहीं होगा, एक के विपरीत तीन भी नहीं होगा, तीन के विपरीत एक दो नहीं होंगे, दो के विपरीत एक तीन नहीं होंगे। घुमा फिरा के कहने का मतलब ये है कि ये जो सामने सामने दिख रहे हैं एक दूसरे के बगल में खड़े हुए, ये एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं हो सकते, नहीं होते हैं। ठीक है, जो सामने ही दिख रहा है विपरीत कैसे हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। तो इस बात को ध्यान रखिए। अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? सामने सामने दिख रहा है एक दूसरे के उल्टा नहीं हो सकती, बात खत्म। अब चलते हैं आगे। अगला नियम देखिए, ये कुछ नियम देख लेते हैं, फिर हम यूपीएससी के ही प्रश्नों को हल करेंगे। कुछ दोस्तों को ना डाउट होगा कि इतना हंसते मुस्कुराते प्यार से बात कर रहे हैं तो जो एग्जाम्पल ले रहे हैं बस ऐसे ही खिलौना टाइप का। ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल्स हम वही लेंगे जो यूपीएससी ने पूछे हैं, ताकि हंसते खेलते आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका आसान बनाने का मतलब ये नहीं कि इसका स्टैंडर्ड डाउन हो गया है, इसका लेवल डाउन हो गया। ठीक है, तो हम यूपीएससी के ही प्रश्नों को हल करेंगे, लेकिन पहले नियम समझते हैं। अब देखिए ये नियम क्या कहता है। जब दो पासों में एक अंक समान हो, ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 4 लिखा हो, यहाँ पे कुछ सिंबल भी बन सकते हैं, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन में। तो ये नियम कहता है कि जब कोई एक अंक समान हो, जैसे आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें 6 कॉमन है दोनों में। ठीक है, जब इस तरीके से किन्हीं दो पासों में एक अंक कॉमन हो तो हम कौन सा नियम अपनाते हैं? जो कॉमन है उसको यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे एक पासे में 6 कॉमन है, यहाँ पे 6 है, तो पहले इसको हमने लिया, 6 लिखा, और वहाँ से जैसे घड़ी चलती है ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे देखना शुरू करिए। तो 6 के बाद यहाँ पर 4 दिखाई देगा, 4 लिख लिया। उसके बाद से 2 दिखाई देगा, 2 लिख लिया। फिर इसको पकड़ते हैं, यहाँ 6 कॉमन था ना, 6 लिख लिया यहाँ पे। 6 के बाद 5 है, 5 के बाद 3 है। अब जब इस तरीके से आप लिख लेते हैं तो सीधा सीधा मामला सेट हो गया। 2 के विपरीत 3 होगा, अब ज़्यादा सोचना ही नहीं है, मिल गया आपको। 4 के विपरीत 5 होगा, हो गया। अगर पूछा जाए कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, आप इसके आधार पर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि 6 के विपरीत क्या होगा, वो तो इससे नहीं दिख रहा है, अब क्या करें? सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको 5 अंक दिख रहे हैं, 6 2 बार हो गया, एक ही बार काउंट करें तो 5 तो ऑलरेडी दिख रहे हैं और एक गायब है। जो दिख रहा है इनमें से 4 एक दूसरे के जोड़े ही हैं, और जो 5वां है उसके लिए जोड़ा ही खोजना है। छुपा हुआ कौन है? जो बच गया है वही इस कॉमन वाले का उल्टा है। बात समझ में आई है? जो यहाँ पर नहीं दिख रहा है वो इस कॉमन वाले का उल्टा है। सीधा सा नियम है, मस्त है, इसको ध्यान में रखेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। अभी इसको भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब ये नियम देख लीजिए, ये सबसे सरल नियम है और इस तरह के क्वेश्चंस भी यूपीएससी ने पूछे हैं। मस्त नियम है, समझना यह है, फिर से याद दिला दूँ, सीरियस नहीं होना, ठीक है ना, एकदम मस्त ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और रिलैक्स होकर समझने की कोशिश करिए। अब ज़बरदस्ती में ज़्यादा देर तक बात तो नहीं कर सकता रिलैक्स कराने के लिए, तो जितने काम की बात है उतना करके आगे बढ़ जाता हूँ, लेकिन आप ध्यान से इन चीज़ों को देखते चलिए। ज़रूरत पड़े तो आप नोट करते चलिए, नोट करना ही चाहिए, ज़रूरत पड़ने की बात नहीं है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इनको याद कर लीजिएगा। जब दो कॉमन हो, दो अंक समान हो, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन कौन कॉमन दिख रहा है? 6 4, 4 6, ये कॉमन दिख रहा है। ऐसे में क्या होता है कि जो बच गए, जो 2 बच गए, यहाँ पे 5 बचा हुआ है, यहाँ पर 1 बचा हुआ है, जो बच गए वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। कितना सरल है। और ऐसा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह कि मैंने सिर्फ 2 ही बनाए हैं, 4 बना के यूपीएससी पूछती है। और ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के बगल में खड़े हुए हैं और आपने देख लिया करे यहाँ तो ये कॉमन है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लेते हैं कि यहाँ पे भी बना हुआ है और एक यहाँ पे भी बना हुआ है, ठीक, ये यहाँ पे हो सकता था। ठीक, तो आप देखेंगे, खोजेंगे कि 2 2 कॉमन कहीं दिख रहा है क्या, वो नहीं मिले तो फिर एक कहीं कॉमन दिख रहा है क्या, इस आधार पे आप चीज़ों को खोज सकते हैं। ठीक है, और जहाँ भी मिल जाए आप समझ जाइए। जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया कि 5 के विपरीत कौन सा होगा, तो 4 6 कॉमन दिख रहे हैं, 5 के विपरीत 1 होगा। पूछ लिया 1 के विपरीत कौन होगा, 1 के विपरीत 5 होगा, सिंपल है। ठीक है, अब हम क्या करें, आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अगला नियम आ रहा है खुला पासा।
इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। हम सीधे आएंगे क्वेश्चन पे, क्योंकि जो नियम हमने पढ़े हैं उन नियमों को अप्लाई करके भी तो देखना है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, और क्या पूछा है ध्यान से देखिए। 3 के विपरीत कौन सा नंबर है? 3 यहाँ है। जहाँ पे वो अंक, सबसे बढ़िया खोजने का तरीका ये होता है ना कि जिसके बारे में पूछा गया है, ठीक है, जिसके बारे में पूछा गया है पहले उसको पकड़िए कि वो है कहाँ। जैसे 3 है तो इस पासे के आधार पर आप गेस कर सकते हैं, ठीक है। अब पूछा है कि 3 के विपरीत कौन सा है। आप देखेंगे 6, 2 यहाँ पर है। क्या किसी इन तीनों में से किसी भी एक पासे में दोनों कॉमन है? जब दोनों कॉमन नहीं मिलेंगे तो हम एक वाले नियम पे जाएंगे। तो पता चल रहा है कि 6, 2 तो है ही, यहाँ पे बगल में ही खड़े हैं। अभी अभी हमने नियम पढ़ा है कि जो 2 बच जाएंगे, अगर 2 कॉमन है तो जो 2 बच गए वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। 3 के विपरीत क्या हो गया? 4 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ सेकंड्स लगेंगे, आप हल कर लेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 के विपरीत कौन सा है? यहाँ पे लिखा है 1 के विपरीत। अब यहाँ थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, क्या यहाँ पे कहीं भी 2 चीज़ें कॉमन दिख रही हैं? ए वाला तो पास आई है, ठीक है, इसको हम पकड़ लेंगे, इसके आधार पे आंसर मिल सकता है। क्या कहीं भी 2 कॉमन दिख रहे हैं? 2 अंक, 2 अक्षर जो भी बनाया गया है, कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज़ तो कॉमन दिख रही है। क्या कॉमन दिख रही है? के आपको कॉमन दिखेगा दोनों पासों में, और इन के में से जहाँ जहाँ के है वहाँ पे एक में तो ए भी है, यानी कि यहाँ से संभावना है कि हमें उत्तर मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? यहाँ पर आपने लिख दिया के, यहाँ पे लिख दिया बराबर का निशान, इसी को ले लेते हैं, इसी वाले को। तो के बाद जब आप क्लॉकवाइज आएंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा बी, उसके बाद से आगे आएंगे तो दिखेगा ए। अब दूसरे वाले पासों के ले लीजिए, फिर यहाँ लिख लीजिए के, फिर आगे बढ़ जाइए, ठीक है। के बाद यहाँ आएंगे तो पता चलेगा यहाँ पे तो एम है, तो एम लिख दिया, उसके बाद से एच है। अभी हमने नियम देखा था कि इस हिसाब से जब आप देखेंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कितना सरल है, मिल गया उत्तर, काम ख़त्म, 2.5 नंबर मिल गए आपको, ठीक है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को समझिए, ज़रूरी नहीं है कि अंक लिखे हों, ABCD लिखे हों, ऐसे सिंबल भी बन जाते हैं। एक क्वेश्चन से मतलब एक चित्र बना के यूपीएससी ने 3 प्रश्न पूछे हैं। 3 प्रश्न का मतलब समझ रहे हैं आप? थोड़ा भी गणित आता है, 3 में 2.5 का गुणा कर दीजिए, आपको इतने सारे नंबर मिल जाएंगे, उस पर नहीं जाते। क्वेश्चन ये है कि आप जब इन चीज़ों को, इन चित्रों को देख रहे हैं तो देख के बताना है कि इनमें से इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या प्रतीक है? जहाँ पर एक डॉट बना हुआ है, इसके विपरीत क्या है? अब चलिए हम दोनों लोग मिलके खोजते हैं। हो सकता है कि आप अकेले बैठ के देख रहे हैं, वहाँ आप हैं, यहाँ हम हैं, वीडियो कॉल पे बात हो रही है, मान लेते हैं हम दोनों लोग खोज रहे हैं इसको, ठीक है। कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, वीडियो कॉल पे तो मैं दिखता ना, ऐसे तो ये सामने क्वेश्चन दिख रहा है, एक डॉट यहाँ पे दिख रहा है, इसके साथ क्या है? क्या कहीं ऐसा है कि रेखा, ये जो रेखा बनी है वो, ठीक है, और ये 2 डॉट कहीं कॉमन है? देखिए यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है। अब अभी अभी हमने देखा नियम क्या कह रहा है कि दो जो पासा है, 2 पासों में अगर 2 अंक कॉमन हो, 2 सिंबल्स कॉमन हो, तो जो बच गए दोनों में एक एक, वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। उस हिसाब से आप देखेंगे तो एक ही बिंदु वाले फलक के विपरीत 3 बिंदु वाला जो है फलक दिख रहा है, तो 3 बिंदु, ये सही हो गया। कितना बढ़िया है। अब जब तक मैं मिटा रहा हूँ इसको, तब तक आप दूसरे प्रश्न का उत्तर खोजिए, ठीक है, दिमाग लगाइए। मैंने मिटा दिया है, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 2 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या प्रतीक है? अब देखिए 2 डॉट यहाँ भी है, 2 डॉट यहाँ भी है, 2 डॉट यहाँ भी है। अब इनमें से किसी एक को हमें पकड़ना है, ठीक है। कह रहा है कि 2 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत, क्या ऐसा कोई दिख रहा है कि जहाँ पे 2 डॉट है
उसमें कोई चीज़ एक कॉमन है, जैसे 2 डॉट में यहाँ 2 डॉट है, इसमें एक यहाँ कॉमन है लेकिन यहाँ एक नहीं है, तो एक वाला नियम नहीं लगा सकते। यहाँ पर है, यहाँ पर एक वाला नियम लगा सकते हैं, और उस हिसाब से जैसे अभी हमने वो ए के विपरीत एच खोजा था वो निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि उससे भी आसान रास्ता है। पहला नियम आपको पता है, पहला नियम कि जो सामने सामने दिख रहा है वो विपरीत कैसे हो सकता है। अब ज़रा देखिए कि दो बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या प्रतीक है। इसमें आप विकल्पों को देखिए। कह रहा है कि एक ही बिंदु, भाई एक ही बिंदु सामने है, विपरीत नहीं हो सकता है, ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। फिर कह रहा है 3 बिंदु, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके विपरीत मतलब बगल में ही तो 3 है, ये भी नहीं होगा। सामने सामने हो रहा है तो विपरीत कैसे हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि 4 बिंदु, सोचा जाएगा। फिलहाल यहाँ पे कह रहा है कि रेखा, यहाँ बगल में ही तो है रेखा, तो ये भी नहीं होगा। जो बच गया वो उत्तर हो गया। कितना आसान है। अगर पहला नियम नहीं काम कर रहा या फिर इस तरीके से दिया जाए तो सामने सामने एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। बस छोटा सा नियम ये याद रखना था कि जो सामने से दिख रहा है वो उल्टा नहीं होगा, वो उसके पीछे नहीं जाएगा। बात खत्म हो गई। अब मैं फिर मिटा रहा हूँ, तब तक आप तीसरे प्रश्न का उत्तर देखिए। ठीक है। क्रॉस वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक है। आंसर देख लिया आपने। ये क्रॉस है, इसके साथ 1 डॉट 2 डॉट, यहाँ पर देखिए 1 डॉट 2 डॉट। और अभी हमने एक नियम अभी अभी अप्लाई किया था इसमें, जब दो फलक मतलब दो चीज़ें कॉमन हो एक में, तो जो बच गए वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्रॉस के विपरीत रेखा हो जाएगी तो क्रॉस के विपरीत रेखा हो गई। सिंपल सी बात है। ऐसे ही तो हल करना होता है। नियमों को याद रखिए, इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए। अब हम चलते हैं वापस, ठीक है, और एक अलग तरह के क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। ओपन डाइस। कई बार ऐसा होता है जैसे माचिस की डिबिया होती है, उसको खोल दिया जाए, या पासा है उसको जैसे भी खोला जा सकता है, कागज़ का पासा बना दें, खोल दें, और खोलने के बाद कहा जाए कि बताइए किस पक्ष के विपरीत कौन सा पक्ष होगा। तो या तो एक तरीका ये है कि हम कल्पना करें, आंखें बंद करें और आंखें बंद करके खोल के सोचें। थोड़ा मुश्किल काम है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि यूपीएससी कम पूछती है लेकिन कभी कभी आए हैं कि कोई कागज़ खुला हुआ है तो ऐसा दिख रहा है, मोड़ने पे कैसा था, ठीक है, या मोड़ने पर ऐसा है तो खुलेगा तो कैसा दिखेगा, उस पर आकृतियाँ बनी है। वो थोड़ा मुश्किल काम है, वो उस पर अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब खुला हुआ पासा आपके सामने है तो सिर्फ एक ही नियम याद रखिएगा कि एक को छोड़कर जो दूसरा सामने आ रहा है वो उसके विपरीत होगा। यानी कि 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 1 है, 5 को छोड़ दीजिए तो 3 के विपरीत 1 हो जाएगा। 5 और 4 के बीच में 1 है, 1 को छोड़ दीजिए 5 के विपरीत 4 हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है। ये इतना बड़ा लंबा तीर इधर कैसे आ गया है, क्योंकि यहाँ भी हम देख रहे थे कि 3 5 1 4, ये हम एक लाइन में ऐसे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमने ऐसे और ऐसे कर लिया। लेकिन इसको ऐसे क्यों किया गया है, क्योंकि अब इसमें हम ऐसे बढ़ रहे हैं, इस दिशा में बढ़ रहे हैं या फिर इस दिशा में बढ़ रहे हैं। उस हिसाब से जब आप देखेंगे, मैंने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया क्या, उस हिसाब से जब देखेंगे तो 6 के बाद 3 और 3 के बाद 2, एक लाइन में जब आगे बढ़ रहे हैं तो, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे जब बढ़ेंगे आप तो बीच में ये कॉमन आ रहा है, मतलब बीच में आ रहा है, इसको छोड़ के एक के बाद एक जो तीसरा आएगा, 1 2 3 जो तीसरे नंबर पे आएगा वो इसके विपरीत होगा। ये सीधा सा नियम है। खुला हुआ पासा कहीं भी आपको दिख जाए, आप ये नियम लगाएंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन हमेशा पासे ऐसे ही नहीं खुलते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, सीधा सीधा है। जैसे यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें बताइए, सामने सामने है, 1 के उल्टा 5 है, यहाँ से देखिए गैप करके 4 के विपरीत 2 है, 3 के विपरीत 6 है। सिंपल है। यहाँ भी सेम चीज़ लगी है। यहाँ आप देखेंगे ए के विपरीत सी, बी के विपरीत बी के विपरीत ई है, उसके बाद से डी के उल्टा एफ है। देख रहे हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पे इस तरह के पासे जब खुलते हैं तो ध्यान दीजिए, जब ये खुला हुआ है साफ साफ दिख रहा है कि ये बीच में 3 है, एक साइड में पासा खुला है, बीच में 3 है, और ये कोने कोने पे ऐसा बना हुआ है। जब ये बंद होगा तो ये चारों कोने एक साथ चिपक जाएंगे, और एक साथ चिपकेंगे तो 3 के उल्टे ही जाएंगे। आप इसके आधार पे भी गेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से वो नियम लगा दीजिए, 1 के विपरीत
मतलब एक बीच वाला गैप छोड़ के जो अगला नंबर आएगा वो उसके विपरीत है, उस हिसाब से हो गया। इसमें आप देखें तो इसमें क्या है कि दो तरह की चीज़ें यूज़ की गई हैं, 1 2 3 4 ये नंबर हैं, फिर ABCD यूज़ किया गया है। तो नंबर को नंबर के साथ कंपेयर करिए और ABCD को उसी में। तो 1 के बाद 2 और 3 मतलब 2 बीच में आ गया है, तो 1 के बाद ये तीसरा जो है इसके विपरीत होगा, वैसे ही 2 का जो है चौथा विपरीत होगा। बात समझ में आ गई? फिर से ABCD। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। वैसे तो आप समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं टाइम ले लेता हूँ, कुछ सेकंड और, उसके बाद से टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। यहाँ देखिए ABCD। अब A के बाद C फिर B, ठीक है, बीच में एक आ गया, उसके बाद से तीसरे नंबर पे आ जाएगा, तो A के उल्टा जो है ये हो जाएगा। C से शुरू करेंगे तो बीच में B आ जाएगा, तो उसके उल्टा D हो जाएगा। ऐसे ही नियम लगते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके आधार पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे, जो भी प्रश्न आपने अभी हल किए हैं वो UPSC ने ही पूछे थे। अब आपसे मैं ये कह दूं, अगला टॉपिक अभी इसी वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं। इतने से काम नहीं चलेगा, मुझे पता है कि आपको सब समझ में आ गया है, आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे। नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिएगा, लेकिन आपको इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब एग्ज़ाम करीब होगा तब आपकी हालत ऐसी होनी चाहिए, आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि आप आंखें बंद करें और खुद से कहें कि वो 3-4 नियम कौन से हैं पासे के, और कुछ सेकंड में ही वो सारे नियम आपके दिमाग में आ जाएं, सामने खड़े हो जाएं कि इसके बाद ये, इसके बाद एक, ऐसे ऐसे हो जाए। समझिए कि आपका टॉपिक तैयार है। सिर्फ पढ़ के मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाने से, दूसरा कुछ पढ़ लेने से काम नहीं चलता है। उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीज़ों को रिवाइज़ करना पड़ेगा, जो ट्रिक्स, जो नियम, जो फार्मूले बताए जाते हैं उन्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसमें ये बातें हो गई। अब अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पेपर देखेंगे तो आपको बात पता चलेगी कि हर साल यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। 1 या 2 क्वेश्चंस लगभग हर साल पूछे जाते हैं। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाए। और ये बड़ा ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। थोड़ी सी चीज़ें इसमें ध्यान में रखनी होती हैं। अब मुझे पता है आप में से कई दोस्त ये सोचेंगे कि भाई कह दिए कि दोस्ती समझ के पढ़ाई करना, और जो सामने चार्ट बनाए हैं अभी कहेंगे इसको याद कर लेना है, बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। और मैंने कई बार ट्राई किया याद करने का, याद ही नहीं होता। मैं ऐसा कुछ नहीं कहने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको बस समझाने के लिए यहाँ पे मैंने दे दिया है कि ये इस तरह का होता है, जिसे हमें ध्यान में रखना है। ये जो ABCD है, जो लिखा हुआ है A से लेके Z तक, उसको सीरियल नंबर में आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि A को सीरियल नंबर पे पहले स्थान पे रखते हैं, Z को 26वें पे रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि आप इसे याद कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। एक उपाय है, बड़ा अच्छा सा उपाय है। इसके बाद एक चीज़ और दिखा देता हूँ, फिर आपको आगे समझाऊँगा। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। ये जो 2 चार्ट मैंने दिखाया आपको, जिसमें यहाँ भी वही काम है, बस यहाँ थोड़ा अंतर ये है कि आप देखेंगे कि इससे ये समझ में आ रहा है कि A के विपरीत जगह पे Z आएगा, B के उल्टा Y आएगा, C के उल्टा X आएगा। इस तरीके से आप चीज़ों को समझ लेते हैं, और साथ ही साथ आप 1 2 3 4 ये भी देख लेते हैं कि कौन किस नंबर पे आएगा। इतना ध्यान रखिए। मैंने अभी कहा कि इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसका कारण बता देता हूँ। हम में से बहुत सारे दोस्त इसको याद करने की कोशिश करते हैं, कर भी लेते हैं। एग्ज़ाम में क्या होता है, मान लीजिए हमने याद किया हुआ है कि J की जगह पे 10 है, और एग्जैक्टली दिमाग में आ भी गया, लेकिन प्रेशर इतना होता है कि हमें डाउट होने लगता है, क्या सही में J की जगह पे 10 है, मतलब J को 10 नंबर पे रखेंगे, क्या सही में T को 20 की जगह पे रखेंगे। डाउट होने लगता है, क्या सही में हम L को 12 की जगह पे रखेंगे। फिर क्या करते हैं, फाइनली यही करना है कि हमें इसे लिखना है। आपको पता है, नहीं पता है तो बता देता हूँ, अगर आपने पेपर दिया होगा तो जानते ही होंगे कि लास्ट में 2 पेज आपको मिलते हैं, सादा एकदम ऐसे ब्लैंक पेज मिलता है रफ करने के लिए। आप देख लीजिए, ऊपर ऊपर आप देखते जा रहे हैं, प्रश्नों को हल करते जा रहे हैं। अगर आपको दिख गए ऐसे प्रश्न, कैसे प्रश्न, यहाँ देखिए, इस टाइप के प्रश्न अगर आपको दिख गए तो आप उधर जाइए, लास्ट में ABCD लिखिए, और लिखने के बाद 1 2 3 4 ऐसे कर लीजिए, सबका नंबर लिख लीजिए। आपका काम हो गया, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप लिख लेंगे। नहीं तो याद करने के चक्कर में कई बार बड़ी दिक्कत होती है। याद कर भी लेते हैं
तो भी हमें अपने आप पर यकीन नहीं होता, क्योंकि जल्दी जल्दी में बहुत सारी चीज़ें MUMBAI सबका हमें हिसाब लगाना है कौन किस नंबर पे है, तो कभी कभी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। जब लिखे रहेंगे तो कोई डाउट ही नहीं है, सामने सामने दिख रहा है, कंफर्म भी कर लेंगे। ठीक है, अब वापस आते हैं। ये आपने समझ लिया है कि इसे नहीं याद करेंगे तब भी काम चल जाएगा। कैसे काम चलेगा बता दिया। एक चीज़ और है, यह भी हो सकता है कि उस साल क्वेश्चन ना पूछा गया और आप लास्ट में जाके ABCD लिख रहे हैं, वो तभी लिखिएगा जब आपको दिख जाए कि इस पर क्वेश्चन आया। ठीक है ना। क्वेश्चन 3 तरह से पूछे जाते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन ये आपके सामने है, इसको पहले समझते हैं, उसके बाद से अगले टाइप, उसके बाद फिर अगले टाइप पे बात करेंगे। क्वेश्चन ऐसा आता है कि मुंबई के लिए एक कूट है, कुछ ऐसा ही लिख दिया गया है, LSJXVC ऐसे बना दिया गया है। मुंबई को हम इस भाषा में लिखते हैं कोड वर्ड में, तो दिल्ली को क्या लिखेंगे, ऐसे प्रश्न आते हैं। यहाँ पर गेस करना महामूर्खता है, सिर्फ मूर्खता है और कुछ नहीं है। यहाँ पर गेस वस काम नहीं चलता। यहाँ या तो गलत होगा या तो सही होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो आप सीधे सही करेंगे, और नहीं पता है तो सीधे गलत करेंगे या फिर छोड़ेंगे। इसका सीधा सा नियम होता है। जैसे अगर आपने नंबर याद कर लिया, आपको पता है कि किस नंबर पे M आता है, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। किस नंबर पर U आता है, किस नंबर पर MBAI, वैसे ही DELHI दिल्ली लिखा हुआ है। तो अगर ये नंबर आपको पता है तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। यहाँ मैं स्क्रीन पर ज़्यादा लिखने में इंटरेस्ट नहीं लेता, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं होता, इसीलिए मैंने लिख दिया है, फिर यहाँ पेज लगा दिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो झूठ मूठ में टाइम ख़राब होगा, मुझे ऐसा लगता है। और असली बात तो ये है कि मैं लिखने में अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ स्क्रीन पे, तो असली बात ये। बाकी डिजिटल बोर्ड जब होगा, मैं फेस कैम वीडियो बनाऊँगा, तब तो अलग बात होगी, मज़ा आएगा। तो आपने जब लिखा M की जगह, आपने लिखा कि M किसकी जगह आता है, मतलब किस जगह पे आता है, 13 नंबर पे आएगा। L कहाँ पे आता है, 12 नंबर पे आएगा। ये चीज़ आपने लिखा, तो आपको समझ में आएगा कि L के बाद, यहाँ देखिएगा L की जगह पे क्या लिखा गया है, ये सॉरी M के बाद L लिखा गया है। ठीक है, U के बाद S लिखा गया है। आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। क्या पैटर्न दिखाई देगा कि जब M में से हम एक घटा लेते हैं तो वो अक्षर मिल जाता है जो आंसर्स में से एक है। ठीक है, उसी तरह से U में से 2 घटाते हैं तो ये मिल जाता है। फिर M दिया था मुंबई में, उसमें से 3 घटाएंगे तो ये, 4 घटाएंगे, 5 घटाएंगे, 6 घटाएंगे। इस तरीके से घटाएंगे तो ये एक पैटर्न बन जाता है। ये पैटर्न समझ में आ गया, यानी कि ये जो पहला ही जो मुंबई लिखा था ना, रुकिए मैं मिटा देता हूँ, ये पहला पैटर्न हमने समझा। अभी उत्तर पे नहीं गए, हमें ये समझ में आ गया कि ये मुंबई को किस आधार पर ये फालतू का लिख दिया है, कोई तो पैटर्न होगा। ये जब हमें समझ में आ गया कि इसमें से 1 घटाते हैं, इसमें से 2 घटाते हैं, इसमें से 3 घटाते हैं, इसमें से 4 5 6 ऐसे घटाते हैं, तो ये मिल जाता है। उसी हिसाब से जब हम ये पकड़ेंगे और जानेंगे कि D के बाद, मतलब D की जगह पे 4 लिखते हैं, तो 4 में से हम 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, और 3 की जगह पे क्या आता है, C आता है। इस तरीके से आपको पैटर्न पता चलेगा, और C तो सब में है, यानी कि हमें और आगे काम करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से हम जब पैटर्न समझने लगते हैं तो हम देखते हैं कि D में से 1 घटा देते हैं, E में से 2 घटा देते हैं, L में से 3, H में से 4 और इसमें से ये पैटर्न हमें दिख जाता है। मान लेते हैं कि ऐसा आपको नहीं समझ में आया, इसको उल्टा करके भी कर सकते थे। दूसरे साइड से कान पकड़ते तो समझ में आता। L में 1 जोड़े हैं तो M हो गया, S में 2 जोड़े हैं तो U हो गया। इस तरीके से अब आप में से कुछ दोस्त यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि X में B जोड़ा, ये X में 4 जोड़ा तो B कैसे आ गया। ये तो थोड़ा सा गड़बड़ है। जो लोग पढ़े हैं समझते हैं उनके लिए आसान है। या फिर यहाँ X में B में से 4 घटाया तो X कैसे आ गया, ये क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ये क्वेश्चन ख़त्म कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर Z आ जाता, यहाँ से लिखते हुए आ रहे थे, Z आ गया, फिर हम आगे लिखते चले जाते हैं। फिर हमने यहाँ पे A लिखा, फिर हमने B लिखा, फिर हमने C लिखा, इधर से लिखते गए। तो जब यहाँ पे हम हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फिर 1 2 3 4 शुरू हो जाएगा। यानी कि Z में से अगर हम, मतलब Z में अगर हम 2 जोड़ें तो क्या मिलेगा, Z तो आगे ख़त्म हो गए सारे अल्फ़ाबेट,
इसके बाद क्या मिलेगा, जेड में हम 2 जोड़ेंगे तो बी मिलेगा दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो इसी हिसाब से इसमें 4 जोड़ा गया है तो वो अल्फ़ाबेट सारा क्रॉस कर गया है। इसमें एक्स में 2 जोड़ेंगे तो वाई जेड आ जाएंगे, सारे ख़त्म। फिर एक्स्ट्रा 2 जोड़ेंगे तो ए बी आ जाएगा, बी पे हम पहुंच गए। ये बात समझ में आ गई आपको। तो इस तरीके से वो 1 2 3 4 जो हमने लिखा है वो काम आता है। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है। इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि ये प्रश्न वो प्रश्न है जिनको यूपीएससी ने पूछा है। ऐसे हल्के में लेके ना चलिएगा, बस ये है कि इसको आसान बना के चलिए। हल्के में ना लेके चलिएगा इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ सीरियस हो जाना, डर के रहना, इसके आगे झुक के रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये मत समझिएगा कि इतना आसान कैसे हो सकता है, आसान ही है, समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब कह रहा है कि रोमन को हमने 1 2 3 4 लिख दिया और दिनेश को हमने 5 6 7 8 9 लिख, ऐसे मतलब इस तरीके से लिख दिया। ज़रूरी नहीं है कि सीरियल नंबर में हो, ये हमने लिख दिया। तो इस हिसाब से HAMAM इसको हम क्या लिखेंगे। यहाँ पे ऐसे नंबर दिए गए, सोचिए हमारे पास अगर नियम नहीं पता है, हमारे दिमाग में नहीं है, तो कितना भयानक क्वेश्चन है ये। और अगर पता है तो कितना आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पर वो जो हमने याद किया है वो उतना काम नहीं आएगा, यहाँ पर दूसरी चीज़ें काम आएंगी। यहाँ देखिए, सीधी सी बात है, जो भी लिखा था यहाँ देखिए, रमन को हमने 1 2 3 4 5 लिखा, तो आर की जगह पे ए रख दीजिए, 1 रख दीजिए, ए की जगह पे 2 रख दीजिए, ऐसे करके एम की जगह पे 3, ओ की जगह पे 4, एन की जगह पे 5। वही हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, ऐसे हमने कर लिया। उसके बाद से दिनेश के लिए जो लिखा था वो भी हमने लिख दिया ऐसे कि आई की जगह पे 7 आएगा, एन की जगह पे 5 आएगा, ए की जगह पे 8 आएगा, ये हमने लिख दिया। तो इसमें जो पूछा गया है, जो अक्षर समान है, जो लेटर समान है हमारे क्वेश्चन में, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है HAMAM, इसकी जगह पर क्या आएगा। तो आप ये देखिए कि ये जो H है ये इनमें कहीं कॉमन है, इनमें तो पता चलेगा कि दिनेश में लास्ट में H है। ए कहीं कॉमन है तो पता चलेगा कि यहाँ पे ए कॉमन है। ऐसे ही एम कहीं कॉमन है, हाँ बिल्कुल कॉमन है। इस तरीके से हम देख लेते हैं कि ये जो अक्षर दिए गए हैं ये ऊपर दोनों में से मिला के कहाँ कहाँ कॉमन है। इतना समझ में आ गया दोस्त। अब देखिए, तो हमने देख लिया कि ए कॉमन है, एम कॉमन है, एच कॉमन है। और ए के लिए 2 लिखा गया है, एम के लिए 3 लिखा गया है, एच के लिए 9 लिखा गया है। वही हमें लिखना है। ए के लिए, एच के लिए 9 है लिख दिया, ए के लिए 2 है लिख दिया, एम के लिए 3 है, फिर ए के लिए 2, फिर एम के लिए 3। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 9 2 3 2 9 2 3 2 3। ये हमारा उत्तर हो गया। यहाँ कहीं है क्या, देखिएगा ये 4 विकल्प हैं। अब इसमें भी मुझे बताना पड़े तो फिर क्या ही फ़ायदा डिस्कस करने का। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है इस टाइप का, और वैसे तो मैं सोच रहा था कह दूँ वहाँ पर हल कर लीजिए, लेकिन ये तीसरा टाइप है, अलग टाइप का है। ये 1997 में यूपीएससी ने पूछा था। यहाँ पर कॉमन सेंस काम आता है। आप इसको सीरीज़ वाले क्वेश्चन में भी रख सकते हैं कि सीरीज़ का क्वेश्चन है, लेकिन अब ABCD की बात हो रही है तो मैंने सोचा यहीं पे रख लेते हैं। यहाँ कोड वोड नहीं निकालना है, लेकिन समझने वाली बात है। ऐसे पूछ लिया गया है कि POQ SRT और VUW, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा। सीधी सी बात है, ये 3 जो दिए गए हैं, जोड़े बनाए गए हैं 3 इनको पढ़ के कुछ फील आ रहा है कि ये तो पड़ोसी ही हैं। OPQ RST UVW, समझ में आ रहा है। OPQ, लेकिन क्या किया, P को बाहर निकाल दिया, P बीच में आना चाहिए था, बाहर निकाल दिया, फिर POQ हो गया। RST, यहाँ पे S बीच में आना चाहिए था, S को बाहर निकाल दिया, फिर R और T सट गए। उसके बाद से UVW, हाँ तो V बीच में आना चाहिए, V को बाहर निकाल दिया, तो ये दोनों आपस में चिपक गए। उसी हिसाब से ये जो बना हुआ है ये नॉर्मली XYZ है। अब हमने यहाँ साथ सब लिखा है, ठीक है, फिर भी लिख देते हैं XYZ। ये बीच वाले को हमने बाहर निकाल दिया, YXZ हो जाएगा। कहीं है क्या, है तो आंसर मिल गया। तो इस तरीके से आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन ये है,
इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। सिंपल सी बात है, मैं बता देता हूँ उत्तर कैसे देना है। मार्च को ये लिखा गया है, तो उसी भाषा में रिटर्न को क्या लिखा जाएगा। इसमें क्या करना है, आप पहले ABCD लिख लीजिए और उसमें देख लीजिए कि M किस जगह पे आता है, A किस जगह पे आता है, R किस जगह पे आता है। ठीक है, उसके बाद से ये पैटर्न कैसे बना है, क्या इसमें कुछ घटाया बढ़ाया गया है, M में से क्या घटाया या क्या जोड़ा जाएगा कि O आ जाएगा। ठीक है, A में क्या जोड़ा या घटाया जाएगा कि C आ जाएगा। इस तरीके से आप पैटर्न बना लेंगे। ठीक, उसी आधार पे रिटर्न जो लिखा है इसको आप देख लीजिए और उतने ही अंक घटा बढ़ा के देख लीजिए कौन सा नंबर आ रहा है, उस नंबर पे ABCD में कौन सा आता है वहाँ पे लिख देंगे, आपका उत्तर मिल जाएगा। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद से अगला टॉपिक पढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक है डायरेक्शन यानी कि दिशा। अब हमें डायरेक्शन ज्ञात करना है। अगर आप पेपर देखते हैं तो आपको पता होगा कि लगभग हर साल यहाँ से भी प्रश्न आते हैं और ये बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। इसमें ज़्यादा चीज़ें समझने वाली नहीं है, बस आपको दिशा का ज्ञान हो तो आप प्रश्नों का हल निकाल सकते हैं और थोड़ा सा जोड़ घटाना आता हो, ख़ास तौर से जोड़ना आता हो कि 10 और 10 मिलके कितने होंगे, 5 में से 4 जोड़ देंगे तो कितने होंगे, 4 घटा देंगे तो कितने होंगे। इस टाइप का जोड़ घटाना आता है तो आपका काम चल जाएगा। एक और चीज़ है, एक फार्मूला है मैथ का, उसे भी हमें ध्यान में रखना होता है, लेकिन उस पर बाद में बात करेंगे, पहले दिशा की बात कर लेते हैं। ये बताइए, आपको जो आज पता है कि इसे पूरब कहते हैं, उसे पश्चिम कहते हैं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये आपको सबसे पहले किसने बताया था, आपको पता है? किसी ने तो बताया होगा, कहीं पढ़ा होगा, किसी टीचर ने बताया होगा। हो सकता है कि आपको अलग तरीके से बताया गया हो। मैं अपना बता रहा हूँ। जब मैं छोटा था, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि किस व्यक्ति ने कहा था, लेकिन इस तरीके से बताया गया था कि दिशा का ज्ञान करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जहाँ से सूरज निकलता है, मान लेते हैं कि सूरज है, ऑलरेडी निकल चुका है, जहाँ से सूरज निकलता है, जिस तरफ से सूरज निकलता है उधर मुंह करके खड़े हो जाओ। ठीक है, इधर मुंह करके खड़े हो जाओ। जहाँ से सूरज निकल रहा है उसे हम कहते हैं पूर्व की दिशा, पूरब है, इसको कहते हैं ईस्ट। ठीक है, मुंह है पूरब की तरफ, सूर्य की तरफ। तो जिस दिशा में आपकी पीठ है, पीठ की दिशा में, यूँ ये ज़्यादा सही लाइन है, पीठ की दिशा में यानी कि पीछे की तरफ जो दिशा है उसे हम कहते हैं पश्चिम, वेस्ट कहते हैं उसको। अब उत्तर दक्षिण कैसे देखेंगे, तो जो हमारा बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है, उस साइड में जो दिशा है उसको हम नॉर्थ कहते हैं, उत्तर कहते हैं। और दाहिने साइड में जो जो हमारा दाहिना हाथ है उस साइड में जो दिशा है उसको हम साउथ कहते हैं, ये दक्षिण दिशा है। ये सिंपल सा बचपन में सिखाया गया था, मेरे ख्याल से आपको भी ये सिखाया गया होगा। ऐसे ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दो तरह से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति है, वो जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है लेकिन जा रहा है। ठीक है, उत्तर दिशा में गया, इतना दूर चलने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ गया, फिर इतना दूर चलने के बाद पश्चिम की ओर मुड़ गया, ऐसे मुड़ रहा है वो। अब दिमाग ख़राब है उसका, जो भी है मुड़ते हुए जा रहा है या रास्ता भूल गया। एक टाइप का ये हो गया। दूसरा टाइप ये होता है कि चल रहा है, दाहिने मुड़ गया बाएं मुड़ गया, फिर कहीं मुड़ा, फिर दाहिने मुड़ गया, इस तरीके से। तो लेफ़्ट राइट और उत्तर दक्षिण, ये दोनों भाषाओं में आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन इसमें जो सबसे खूबसूरत चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा काम आती है, वो है आपके कल्पना करने की शक्ति। वरना कभी कभी सब कुछ जानने के बावजूद, ये पूरा ये चार्ट अभी मैं इस पर बात करूँगा, ये जानने के बावजूद क्वेश्चन गलत हो सकता है। आप कल्पना करें, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति है उत्तर की ओर जा रहा है, उस व्यक्ति की जगह खुद को रखिए। मान लेते हैं वो व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है, और वो उत्तर की ओर जा रहा है। अब इस चार्ट को अभी समझाऊंगा मैं, लेकिन इसमें देख के लग रहा है कि ये उत्तर है, तो आप खुद इधर चलना शुरू कर दीजिए, उत्तर की तरफ आप खुद चलना शुरू कर दीजिए। कहा गया है कि 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया और उसके बाद से वो दाहिने मुड़ गया। अब यहाँ जब ये व्यक्ति जा रहा है, अब ये व्यक्ति नहीं रहा कोई और, ये आप हो चुके हैं। आपका दाहिना हाथ किधर है? कल्पना करिए आप यहाँ पे जा रहे हैं, आपका मुंह तो इधर ही है ना, तो आपका दाहिना हाथ किधर है? आपका दाहिना हाथ इधर है। आप दाहिने मुड़ गए। क्वेश्चन में कहा गया कि वो दाहिने तरफ मुड़ गया, 5 किलोमीटर फिर चला। उसके बाद से कहा जा रहा है कि वो फिर दाहिने मुड़ गया।
अब यहाँ अब इधर जा रहे हैं तो आपका दाहिना किधर है, इधर है, आप इधर आ गए। तो इस तरीके से जब आप कल्पना करते हैं, अपने आप को उस व्यक्ति की जगह रख के देखते हैं, जब ब्लड रिलेशन पढ़ाऊँगा तब आपको बहुत मज़ा आएगा, वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो कभी भी ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से पहले आप उस व्यक्ति की जगह खुद को रखिए, खुद चलना शुरू करिए। उस मैप में जो भी आप बना रहे हैं यहाँ पे, उसमें खुद चलना शुरू करिए, खुद अपना दाहिना देखते चलिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। फिर एग्जैक्टली दाहिने मुड़ना था, वो दाहिना किधर होगा ये समझ में नहीं आता, कभी कभी आप गलत डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, ये तीसरी बात हो गई। ठीक, अब ये सामने लिखा है, इसको समझ लेते हैं। जो बनाया गया है आपके सामने चित्र क्या है। जब इस तरह से चित्र बना हो, जब आप मैप देखते हैं, ठीक है, भारत का, विश्व का मैप देखते हैं, कोई भी मैप देखते हैं, तो नॉर्मली आप देखेंगे जो ऊपर की तरफ चीज़ें होती हैं उनको नॉर्थ में कह दिया जाता है। यानी कि ये मान लेते हैं पॉइंट है जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ से इस साइड में जो भी चीज़ें होंगी उनको हम कहेंगे कि ये पूर्व में है। ये डायरेक्शन ईस्ट कहलाता है, पूर्व कहलाता है। यहाँ से ये डायरेक्शन पश्चिम कहलाता है। ठीक है, ऊपर की ओर उत्तर कहलाता है, नीचे की ओर दक्षिण कहलाता है। ये बीच में मैंने क्या बना दिया है, इसमें कुछ लोग थोड़े से असहज हो जाते हैं, कठिनाई महसूस करते हैं कि ये उत्तर दक्षिण तक ठीक था यार, ये नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट ये पता नहीं क्या क्या और हो गया, समझ में नहीं आ रहा। ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको समझना उतना ही आसान है जितना उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम समझना था। ठीक है, इसमें क्या ही है, ये नॉर्थ ईस्ट है, इसको हिंदी में कहेंगे उत्तर पूर्व। अब देखिए, ये है पूर्व का क्षेत्र और यह है उत्तर का, बीच में से इधर तीर निकाल दिए, किस दिशा में है, न पूरी तरह से पूर्व में है न पूरी तरह से उत्तर में है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं कि अगर हम एक पूरी लाइन ऐसे खींचते तो नॉर्मली इस लाइन से ऊपर की ओर, यहाँ से खड़े होकर देखेंगे ऊपर की ओर है, तो नॉर्मली ये उत्तर दिशा में तो है, लेकिन एग्जैक्टली उत्तर दिशा में नहीं है, ये उत्तर की ओर होते हुए ये पूरब की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि आप इधर से देखेंगे ऐसे तो ये तो इधर जा रहा है ना, पूरब की ओर। तो इन दिशाओं के बीच में, उत्तर और पूरब के बीच में ये कोई रेखा बन रही है, कोई व्यक्ति इधर ही चलना शुरू कर दे तो हम क्या कहेंगे, पूरब में जा रहा है? नहीं, पूरब में जा रहा है लेकिन एकदम पूरब में नहीं जा रहा। क्या कहेंगे, उत्तर में जा रहा है? नहीं, उत्तर में भी नहीं जा रहा, लेकिन उत्तर में जा तो रहा है, कुछ तो है मामला। तो ना ये उत्तर में जा रहा है, ना ये पूरब में जा रहा है, इन दोनों दिशाओं के मिलते जुलते बीच वाले बिंदु की तरफ ये जा रहा है, इसको हम कहते हैं उत्तर पूर्व। ठीक है, अब चूंकि ये पूरा ऊपर की ओर, इसको हम ऐसे भी कह सकते थे, ईस्ट नॉर्थ कह सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं महसूस होता है। और उस तरह से भी थोड़ा देखेंगे तो नॉर्मली ये पहले ऊपर की तरफ हमें ऐसे दिखाई दे रहा है, पहले उत्तर की ओर दिखाई दे रहा है, फिर एग्जैक्ट लोकेशन आप देखेंगे तो उत्तर जाते जाते ये इसका डायरेक्शन पूरब की तरफ भी है। ठीक है, इसको और बढ़ाते जाएंगे तो ये इधर भी जा रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली कहने के लिए नॉर्थ पहले लगा दिया, साउथ पहले लगा दिया, लेकिन मामला क्या है कि ये दोनों के बीच में जा रहा है, दोनों दिशाओं को इसमें शामिल करेंगे। तो इस बीच वाले रास्ते को कह देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट हो गया। ऐसे ही बाकी चीज़ों को भी आप समझ लीजिए, अगर पश्चिम की तरफ जा रहा है लेकिन एकदम पश्चिम नहीं जा रहा है, अगर ऊपर मुड़ गया तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा, नीचे मुड़ गया तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। पूरब की ओर जा रहा है लेकिन एकदम पूरब में नहीं जा रहा है, ऊपर मुड़ गया तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, नीचे मुड़ गया तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस साइड में कहीं भी जाएगा तो वो ईस्ट वाला ही है, लेकिन ऊपर की ओर होते हुए जा रहा है तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, और नीचे की ओर होते हुए जा रहा है तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। सिर्फ इतना ही समझना है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी के आधार पे हमें सवालों को हल करना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति किसी बिंदु पर है, ठीक है, वहाँ से वो जा रहा था उत्तर की ओर और वहाँ से वो साउथ ईस्ट में मुड़ गया। अब साउथ ईस्ट में मुड़ा है तो अगर साउथ कहता तो हम कहते कि वापस इसी रास्ते पे आ रहा है, अगर ईस्ट कहता तो हम कहते कि इधर मुड़ गया, लेकिन साउथ ईस्ट में मुड़ गया, यानी कि ये इधर आ गया लगभग 45 डिग्री के कोण पे, समझ रहा है। तो ये दिशा बनाएंगे, फिर यहाँ से जो है वो ईस्ट में गया तो फिर ऐसे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मामला है। और यहीं से वो जो मैं गणित का फार्मूला कह रहा था ना, उसकी ज़रूरत पड़ेगी जब इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। निश्चित रूप से मान के चलिए कि जब कोई व्यक्ति रास्ता भटका और नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट टाइप का जाने लगा, आप समझ जाइए कि इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ने वाली है, वरना आप सही चीज़ नहीं निकाल पाएंगे। त्रिभुज बन जाएगा, अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में त्रिभुज बनता है। ठीक है, कि एक व्यक्ति जो है मान लेते हैं यहाँ से चला, ठीक है,
यहाँ से ये 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर क्या दिख रहा है, पश्चिम दिख रहा है, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला और वहाँ से वो 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। अब आपको बताना यह है कि जहाँ से वो चला था वहाँ से उसकी दूरी क्या है। तो एक सामान्य सा ब्रेन ये कहता है कि भाई 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 7 किलोमीटर तो चला है। नॉर्मली हम यही कहेंगे। सामान्य तरीके से अगर आप बाइक से कहीं जा रहे हैं, गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और कोई पूछे कहाँ हो तो आप बताएंगे 10 किलोमीटर दूर आए हैं अभी। हो सकता है कि आप घूम के गांव, अपने ही गांव को घूम के दूसरे साइड में आ गए हैं, बगल में ही खड़े हैं, लेकिन वो अलग बात है व्यवहारिक जीवन में। लेकिन यहाँ पे जब आप मैप में देख रहे हैं तो सबसे नज़दीकी दूरी क्या हो सकती है वो पूछा गया है। तो जहाँ पे खड़ा है वहाँ से इसकी दूरी इस तरीके से निकालेंगे तो ये त्रिभुज बन गया। तो यहाँ की दूरी तो हमें पता नहीं है, ये दो दूरियाँ पता है, 4 और 3। तो ये त्रिभुज बन गया। इसको आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। यहाँ मैं गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ लेकिन थोड़ा बेसिक आपको समझा देता। इसका एक फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर करेंगे आप इज इक्वल टू हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको जब आप हल करेंगे तो आपको कर्ण प्राप्त हो जाता है। यानी कि जहाँ से वो चला था उस बिंदु से जहाँ तक पहुँचा है उस बिंदु की दूरी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे हल किया है वो आपको भी पता होगा, नहीं बताया तो थोड़ा सा बता देता हूँ। मैथ अगर आपने पढ़ा है तो समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इसको पढ़ लीजिएगा, आगे हम पढ़ेंगे इस पर। क्या ही करना है, जैसे मान लीजिए इसको हमने x मान लिया, कर्ण निकाल रहे थे, x मान लिया, इसका स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर दिए। अब ये जो वर्ग है ना, जब इस साइड में भागता है, मतलब बराबर वाले चिन्ह के दूसरे साइड में, इधर जो भी है उसके ऊपर ऊपर जाके ऐसे अंडर रूट बन जाता है। ठीक है, अब इसके अंडर रूट में जो चीज़ें ये पड़ी हुई हैं इनको हल करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, उसके बाद से इन दोनों को जोड़ देंगे 25 हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये रूट में ही है। अब इस रूट से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को उसी रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये किसका वर्ग है ये, तो पता चलेगा 5 गुणे 5, यानी कि 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 5 इस रूट में 5 रहेगा, वर्ग करेंगे तो वर्ग भी हट जाएगा और ये करड़ी भी हट जाएगी, जो मेन संख्या थी जिसका वर्ग किए तो वो बच गई। थोड़ा सा मैंने आपको गणित भी बता दिया, ये कर्ण निकल जाता है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने बेसिक की बात कर ली, दिशाओं की बात कर ली। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो दोबारा देख लीजिए, इतना प्यार से तो समझा रहा हूँ, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्नों को देखते हैं तब मज़ा आएगा। 2009 का क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति है जो ऐसे ही कहीं निकला है, कुछ खरीदने गया होगा, कोई सामान या घूमने गया होगा। कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। चलो भाई 12 किलोमीटर उत्तर चलो। फिर क्या हुआ, वहाँ गया तो उसको पता चला कि मुझे पूरब जाना है 15 किलोमीटर। अब वो 15 किलोमीटर पूरब चला गया। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। मैं अगर ये कहूँ कि ये 12 किलोमीटर उत्तर जाता है और वहाँ से वो दाहिने मुड़ता है फिर 15 किलोमीटर जाता है, तो भी सेम ग्राफ बनेगा। ऐसे मिक्स करके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको यहीं चलाते हैं 15 किलोमीटर पूरब की ओर। उसके बाद वो 15 किलोमीटर फिर पश्चिम चलता है। कल्पना शक्ति, ये व्यक्ति आप भी हो सकते हैं, आप ही होने चाहिए। क्वेश्चन जब है ना, आप ही होने चाहिए। आप अब खुद की कल्पना करिए कि पूरब में गए 15 किलोमीटर, फिर वहाँ से पश्चिम में गए। ठीक है, आपने ये ध्यान में कहा कि नहीं, 15 किलोमीटर पूरब, अब यहाँ पे जहाँ पे है यहाँ से फिर 15 किलोमीटर पश्चिम में। अभी नीचे डायग्राम मैंने बनाया। ठीक है, तो पश्चिम में चला और फिर वहाँ से पश्चिम की ओर, फिर वहाँ से 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल जाता है। चला दक्षिण की। अब आरंभिक स्थल से वो कितनी दूरी पर है आपको कल्पना भी करना है और ग्राफ भी बनाना है। इसका चित्र आप जब तक ऐसे लाइनें खींच कर नहीं बनाएंगे तब तक सिर्फ कल्पना करने से ये 12-13 कैसे जोड़ेंगे, ये समझ में आना चाहिए ना। उसके लिए ज़रूरी है चित्र बनाना। फिलहाल इसका उत्तर इन चारों में से छिपा हुआ है। हम यहाँ चलते हैं। वो व्यक्ति मान लेते हैं कि यहाँ ए बिंदु पर था और कहा गया कि 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। अभी हमने दिशा बनाया, यहाँ फिर से बना देता हूँ। ये पूरब है, ये पश्चिम है, वैसे लिख दूँ क्या, अरे आप जानते हैं ये ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, तो उत्तर की ओर चला, इधर चला, कितना 12 किलोमीटर। कहा जा रहा है कि वहाँ से फिर 15 किलोमीटर वो इधर गया। मान लेते हैं सी पॉइंट पे गया। ये ABCD का कोई ज़्यादा काम नहीं है, बस समझने के लिए। वैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं XYZ। यहाँ 15 किलोमीटर चला। अब यहाँ पे मैंने लाल कलर से एक दूसरी लाइन खींची है क्योंकि यहाँ से फिर पश्चिम की ओर चला है। अब यहाँ से पश्चिम की ओर ये 15 किलोमीटर चला है तो फिर B पॉइंट पे आ गया और वहाँ से 18 किलोमीटर
फिर दक्षिण में चला है, तो दक्षिण साउथ में ऐसे नीचे तो जाएंगे, तो यहाँ से 18 किलोमीटर दक्षिण में गया है। अब बात ये है कि यहाँ पर दो लाइनें बन गई ऐसे ऐसे, ठीक। ये लाइन है 12 किलोमीटर वाली और ये लाइन है 18 किलोमीटर वाली, और यहाँ पर दोनों एक ही जगह पे हैं। मान लेते हैं इस पटरी है, ये 12 सेंटीमीटर की है और ये 18 सेंटीमीटर की, और एक पॉइंट पे दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे तो दोनों 12 तो यहाँ बराबर हो गया ना। यहाँ पे तो ये भी 12 है, ये भी 12 है। अब इस 12 से एक्स्ट्रा कितना है, यहाँ ए से कितना नीचे ये गया है, यही हमें निकालना है। 18 में से 12 घटाएंगे, 6 मिल जाएगा। यही आपसे पूछा गया कि पहली जगह से वो कितना दूर गया था। यहीं पे तो गया था 6 किलोमीटर। झूठ मूठ में इतना मेहनत किया, पसीना हुआ होगा दुनिया भर का, तो अब पता नहीं गर्मी में गया होगा तब, जाड़े में गया होगा तो अलग बात है। तो कहने का मतलब है कि 6 किलोमीटर उसने यात्रा की, मतलब यात्रा नहीं, यात्रा तो ठीक ठाक की है। जहाँ पे वो खड़ा था वहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पे अभी है, ये बीच की दूरी इतनी है, ठीक है। एक ही लाइन है तो 6 किलोमीटर। अगर त्रिभुज वगैरह कुछ बन गया होता तो फिर हम अलग तरीके से निकालते। अब मैं आपको एक काम दे देता हूँ, इसको आपको हल करना है। नहीं 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 नहीं, ये वो वाला नहीं है, ये आप नहीं हल करेंगे, इसको मैं हल करूँगा, आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये बड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है, और घुमाने वाले का मतलब पता है सही में घुमाने वाला है, इसमें हमें घुमाना ही है। यहाँ देखिए, एक सभा में गांव का मानचित्र इस तरह से रखा जाता है, पता नहीं कौन लोग हैं वो, इस तरीके से रखा गया है कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है। डर लग रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, अभी समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को इतना पढ़ के हमें लगता है कि यार ये तो नहीं आने वाला, अब छोड़ो इसको, ऐसा नहीं होता। अभी आप देखेंगे बड़ा मजा आएगा। ये दक्षिण पूर्व दिशा जो है वो उत्तर दिशा बन जाती है, उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम दिशा बन जाती है, और इसी तरह बाकी दिशाएं बदल जाती हैं। सही में घुमा दिया ना। अब आपको ये बताना है कि दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी, हैं? जो असली दक्षिण दिशा है इस तरह के मानचित्र में, ये साउथ है ना, ये क्या बन जाएगी, यही पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को खूब ध्यान से समझिए। मैं ये मिटा रहा हूँ, एक बार हो सके तो फिर पढ़ लीजिए, और ध्यान से ये समझिए कि अगर हम मानचित्र को घुमाएंगे तो क्या होगा। यहाँ पे ये ले लेता हूँ और साथ साथ में समझते चलेंगे, क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, वहाँ भी आएंगे। कह रहा है कि मानचित्र ऐसे रखा गया कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन गया। दक्षिण पूर्व यहाँ कहाँ है आप बताइएगा? साउथ ईस्ट, ये पूरब है, ये दक्षिण है, यही तो है। कह रहा है कि ये नॉर्थ बन गया भाई, ये नॉर्थ बन गया। और नॉर्थ के उल्टा क्या होता है? नॉर्थ के उल्टा, उत्तर के उल्टा कौन सी दिशा होती है? साउथ होती है। मानचित्र कुछ ऐसे रखा है कि ये उत्तर, अब यही सामने है, इसी को हम नचा दें, इधर उधर कर दें, दिशाएं तो बदल ही जाएंगी, ठीक है। तो कहा गया है कि ऐसे रखा गया है कि ये जो है नॉर्थ इधर आ गया, ठीक है, साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ बन गया है, और उसी के हिसाब से आप देखेंगे तो ये बदल गया। उसके बाद से क्या कह रहा है कि ये दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर बन गई, उसी हिसाब से दक्षिण बनाया हमने। फिर उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम दिशा बन जाती है, मतलब ये उत्तर पूर्व दिशा है, ये वाली उत्तर पूर्व है ना, अभी शुरू में हमने देखा नॉर्थ ईस्ट किसको कहते हैं। ये पश्चिम बन गया, वेस्ट बन गया। इसके उल्टा क्या होता है? ईस्ट होता है, ईस्ट वेस्ट, इस तरीके से। 4 दिशाएं तो हमें मिल गई हैं ना, ये बदली हुई दिशाएं हैं, घूम गया है मानचित्र। अब आप इसके आधार पर चीज़ों को समझिए। ऐसे सब दिशाएं घूम गई। अब कह रहा है कि दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी। नॉर्मली जब आप देख रहे हैं कि ये उत्तर है, ध्यान से देखिए, और ये पूरब है, उत्तर पूर्व के बीच में कौन सी दिशा आती है? ये ओरिजिनल वाला जो लिखा है, ये वाला नॉर्थ, ये और ये वाला ईस्ट, इनके बीच में कौन सी दिशा आती है? ये आती है ना, इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। तो जब यही दोनों चीज़ें बदलने के बाद ऐसी दिखने लगी हैं कि यहाँ पे नॉर्थ हो गया है, यहाँ पे ईस्ट हो गया है, तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ, मतलब दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट ही होता है। यानी कि ये जो साउथ है, बेसिकली जो ओरिजिनल साउथ है, वो अब क्या बन चुका है? नॉर्थ ईस्ट बन चुका है। इतना ही समझना था।
इसमें आप देखिए कहीं उत्तर है, नॉर्थ ईस्ट कहीं है, उस पहले ही तो नंबर पर यही तो है, उत्तर पूर्व बन गया है। यही क्वेश्चन था, सिंपल सा है ना, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस ठंडे दिमाग से उन चीज़ों को वहाँ रखते चले जाना है जो पूछा गया है, चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद से ये क्वेश्चन आपके लिए था, एक बैंक कर्मचारी कहीं जा रहा है, बैंक ही जा रहा है, ठीक है, तो कहाँ गाड़ी उड़ी चला के जहाँ भी जाता है आपको मानचित्र बनाना, 2021 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसी हिसाब से आप बताएंगे कि ये कहाँ पे जाता है, जो भी अभी तक बातें हुई हैं। देखिए यहाँ पर उत्तर दक्षिण का भी इस्तेमाल किया गया, दाएं बाएं का भी इस्तेमाल किया गया। इन दोनों का यूज़ करके कल्पना करके आप थोड़ी देर के लिए बैंक कर्मचारी बन जाइएगा, मतलब आईएएस बनना है ठीक है, लेकिन कल्पना में बन जाइए। उसके बाद से ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखिए कहाँ कहाँ दाहिने मुड़ रहे हैं, कहाँ कितनी दूर जा रहे हैं, आपको रास्ता मिल जाएगा और आंसर भी मिल जाएगा। तो ये टॉपिक हो गया ख़त्म। एक चीज़ और है, पीडीएफ नोट जो आपको दी जा रही है, देखिए सीसैट की नोट में मैं कम से कम चीज़ें लिख रहा हूँ, आप इससे इसकी नोट बना सकते हैं। यहाँ से पीडीएफ बनाना थोड़ा सा वो टेढ़ा काम है, तो आप सीसैट की नोट बना सकते हैं। इसके अलावा यूपीपीसीएस की, यूपीएससी की टॉप 300 की, मेंस की जितनी भी नोट्स आपको मिल रही हैं, उन नोट्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर को सेव कर लीजिए, या नहीं भी सेव करेंगे बस इस पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा, और उस लिंक में एक वीडियो है, मतलब उसे प्ले करेंगे, वीडियो खुलेगा यूट्यूब पर ही, तो उसमें सारी जानकारी है कि आपको कैसे कैसे कौन कौन सी नोट मिलेगी। आपको पता ही है कि मैक्सिमम नोट कंप्लीट हो चुकी है, बस उसे पढ़ना है, जल्दी से जल्दी तैयार करना है। सबूत मैं दिखा ही रहा हूँ, फिर दिखाऊंगा। तो आप नोट ले सकते हैं, जल्दी से उसे तैयार कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं आसानी से। ठीक है जी, तो ये बातें हो गई, तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।